हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। लेकिन ये टॉपिक न केवल 11th बायोलॉजी के लिए बल्कि 12वीं केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलियन वाला पार्ट जो है वो 12वीं केमिस्ट्री के अंदर भी है। वहीं पर पादपों में जल परिवहन जब हम देखते हैं 11वीं बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पर भी ये टॉपिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक ही टाइप की थ्योरी है जो कि दोनों में एप्लीकेबल है और साथ ही एक ही जैसा क्वेश्चन हम लोग वहां पे समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। देखिए, आज हम दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें एक होता है विसरण, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। वहीं एक हम समझने वाले हैं परासरण की घटना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस नाम देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों चीजें क्या है, भ्रांतिवश क्या होता है, दोनों को एक ही समझ लिया जाता है कि वही विसरण है वही परासरण है, क्योंकि एक जैसा वर्ड है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम समझेंगे कि भाई आखिर ऐसा तो क्या है यहां पर, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया से। ठीक है, देखो विसरण के अंदर क्या है। मान लिया जाए, आप एक एग्जांपल लीजिए कि हमने किसी कोने में एक अगरबत्ती लगाई और वो अगरबत्ती का जो धुआं है वहां पर ज्यादा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो धुआं फैलेगा, वो जो स्मेल है, खुशबू है, वो फैलेगी और धीरे धीरे ऐसी जगह भी जाएगी जहां पर वो धुआं या वो खुशबू नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ के जो कण हैं वो उच्च सांद्रता से कहां पे जाते हैं, निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि हाई से कहां जाते हैं, लो की ओर। ठीक है, अच्छा पानी की बाल्टी ली आपने, पानी की बाल्टी ली और पानी को ऐसे फर्श पे फैला दिया आपने, तो क्या होगा कि जिस जगह से आपने फैलाना स्टार्ट किया है वहां पानी ज्यादा था और धीरे धीरे पानी कहां फैला, जहां पे पानी नहीं था। राइट, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भी पानी कहां गया, उच्च सांद्रता से कहां पर गया, निम्न सांद्रता की हो गया। बस इसी घटना को हम यहां पर क्या नाम देते हैं, विसरण। नॉर्मली जैसे कि विसरित होना यानी कि फैलना, तो यहां पे अगर हम बात करें कि द्रव की बात हो या चाहे गैस की बात हो, वो क्या हो रही है, फैल रही है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई झिल्ली की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ एक प्रेशर जरूर लगेगा जिसको हम विसरण दाब यहां पे कह सकते हैं। परासरण की घटना थोड़ी सी देखो अलग है। इसके लिए आप तो एक तो विलियन वाला टॉपिक जाकर के देख लीजिएगा अच्छे से, है ना, अच्छे से समझना उसको, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। मान लिया जाए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक शुद्ध विलायक को एक विलियन से अलग रखता हूं एक माध्यम के द्वारा, जिसका नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा मैं अलग रखता हूं और विलायक का लेवल रखता हूं मैं यहां पे, और विलियन का जो लेवल है वो अपन रखते हैं यहां पर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, परासरण नॉर्मल चीज नहीं है ना। अब हम किसी भी 11वीं 12वीं के बच्चे से पूछें कि बेटा बताओ कौन कहां जाएगा, तो 99% बच्चों का आंसर होगा सर ये उच्च है ये निम्न है, तो 100% ये यहां पर आएगा। ये सबकी थ्योरी रहेगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम गलत हैं, ऐसा नहीं होता है। यही तो परासरण की खूबी है कि परासरण जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। अब देखो क्या है फिर, आप बोलोगे सर आपने हमेशा बताया उच्च से निम्न की ओर चीजें जाती है, अब यहां ये उच्च ये निम्न है तब भी क्यों नहीं जा रही है। नहीं, क्यों, ध्यान से समझिएगा। यहां पे विलायक है, मान लो वो 100% है। ठीक है, चलो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 100 ml है, ध्यान से समझना। लेकिन वहीं पर आप एक चीज भूल रहे हो कि ये विलियन है, तो विलियन में तो दो चीजें होती है ना भाई, एक विलेय भी होता है और एक विलायक भी होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे तो दो प्रकार के कण मौजूद है। अब दो प्रकार के कण मौजूद हैं, उसमें मान लो कि 30 ml कोई विलेय हो तो 70 ml क्या हुआ, बताओ, विलायक। अब बताओ, विलायक के कण, अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जो विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देगी, विलायक के कणों को आर पार जाने देगी। अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ मेरे पास है 100 ml, वहीं एक तरफ है मेरे पास 70 ml। अब बताओ लॉजिक, अब कहां गया हमारा लॉजिक, अब बताओ 100 से 70 जाएगा ना, अभी भी हमारी थ्योरी वहीं के वहीं है कि 100 से कहां जा रहे हैं, 17 यानी उच्च से कहां जा रहे हैं, हम लोग निम्न की तरफ जा रहे हैं। आई थ्योरी समझ में। बस इसी घटना को हम यहां पर क्या नाम दे देते हैं, परासरण नाम देते हैं। देखो एक बार वो ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब किसी विलायक को किसी विलियन से
अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक दोनों ओर विलायक की सांद्रता बराबर ना हो जाए, और इसी घटना को हम यहां पर क्या नाम देते हैं, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो देखिए, एक होता है आपका विसरण, एक होता है आपका परासरण। थोड़ा सा और अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो इसके अंदर है ना, तो यहां पर आपको अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए क्या? यहां पर किसी प्रकार की कोई अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, पर यहां पे अर्धपारगम्य झिल्ली अपने को चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करें इसका कोई टाइप है क्या? इसका कोई टाइप नहीं है। और इसके कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं अंतः परासरण और एक को बोलते हैं बाह्य परासरण। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो, जो किशमिश होती है, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए रात भर, तो क्या होगा कि वो अपने आसपास का जो पानी है, यानी विलायक के कण है, और किशमिश के अंदर क्या है, विलयन हो गया, तो विलायक के कण विलयन की ओर जाएंगे, यानी वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी जो झिल्ली रहेगी वो अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे वर्क करेगी। तो किशमिश रात भर में फूल जाती है, तो यहाँ कोशिका के अंदर जा रहा है वो, इसलिए इस घटना को अपन ने क्या नाम दिया, अंतः परासरण। लेकिन अगर मान लो किसी अति परासरी विलयन में हम किसी कोशिका को रख दें, है ना, तो जैसे कि मान लो उन्हीं फूली हुई किशमिश को तुमने क्या किया, एक शर्करा के घोल में रख दिया, है ना, ये इस टाइप से, तो क्या होगा, उसके अंदर का जितना भी सारा विलायक रहेगा यानी पानी रहेगा, वो कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये कोशिका यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, किशमिश जो है वो पिचक जाएगी। अब यहाँ कोशिका से कहां गया पानी, बाहर गया ना, इसलिए इस घटना को अपन क्या नाम देते हैं, बाह्य परासरण नाम देते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जीवद्रव्य है वो संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इस घटना को हम यहाँ पे जीवद्रव्य कुंचन नाम भी देते हैं। तो समझ में आया आपको विसरण और परासरण में क्या फर्क है? एक चीज और मैं आपको समझा दूं, विसरण की प्रक्रिया में भी एक प्रेशर बनेगा, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। हिंदी में बहुत सिंपल है, देखो, विसरण दाब, और अगर हम यही बात परासरण की बात करें ना, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, परासरण दाब, ऐसे, यहाँ इसका नाम परासरण दाब हो जाएगा, इसको बोलेंगे ओपी, यानी कि ऑसम पिक्चर व्हाट्सएप नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। आया समझ में? अब ये बोलना सर ओपी का ऑसम कैसे हो गया? अरे भैया, व्हाट्सएप की लैंग्वेज है, व्हाट्सएप में कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो प्लीज की स्पेलिंग है तो PLZZ भी हो जाता है, और गुड नाइट में NI के बाद 8 आ जाते हैं, तब भी गुड नाइट है, अलग इंग्लिश चल रही भाई वहां पर, है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भैया, दिमाग जहां लगाना है वो चीजें आपकी ये है। तो समझ में आया होगा, आई होप आपको विसरण और परासरण के अंदर क्या चीज है। ठीक है, अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों के साथ, और अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कीजिए।